ठीक है, अपन लोग टीडीएस में है, सेक्शन 194C। ठीक है, तो कैसा देख रहे हैं अपन लोग कि एक जगह पेयर है, एक जगह रिसीवर। ठीक है, पेयर कौन रह सकता? एनी पर्सन। ठीक है, एनी पर्सन के अंदर कौन तरीके के पर्सन आएंगे सर? हर तरीके के पर्सन आने वाले हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई जो कि ऑडिटेड नहीं है। तो कौन हो गया पेयर अपने हिसाब से? सभी तरीके के लोग, ऑल टाइप ऑफ पर्सन आर इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ पेयर, इन द डेफिनेशन ऑफ पेयर, एक्सेप्ट नॉन ऑडिटेड, एक्सेप्ट नॉन ऑडिटेड, एक्सेप्ट नॉन ऑडिटेड, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। ठीक है, ये तो हो गया पेयर। वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बदले, मतलब कोई तो भी कॉन्ट्रैक्ट के काम के बदले सामने वाले को पैसे दे रहा है। पेई कौन होना चाहिए? सिंपल बोले भाई यहाँ पे, ऑल ही आने वाले है यहाँ पे, सिर्फ वो रेसिडेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि सिर्फ वो रेसिडेंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी इसमें चीजें देखने की नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? वो सिर्फ आरओआर होना चाहिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इतना होना चाहिए। ये कैसे हो जाता है रेसिडेंट? आपको मालूम है रेसिडेंस की डेफिनेशन? रेसिडेंस की डेफिनेशन के अंदर 182 डेज का दिया हुआ है। एक व्यक्ति पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा कर रहा तो वो रेसिडेंट हो जाता है। आपको भी पता है और सब लोगों को मालूम है। एक बार घर पे जाके रेसिडेंट की डेफिनेशन, रेसिडेंस का चैप्टर एक बार देख लेना। समझ में आ रहा क्या? इतना सिर्फ एक देख लेना। तो देने वाला कौन है? ऑल पर्सन, हर टाइप का पर्सन आने। लेने वाला कौन है? ऑल टाइप ऑफ पर्सन, उसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूडेड है। पे अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% रहेगा टीडीएस, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% रहने वाला है टीडीएस। 14 में से 31 मार्च तक के जो भी रेट्स इनिशियल है उनका 75% हो गया है। ठीक है, कोई क्वेरी है कि किसको यहाँ तक के बताओ? बोलो। रेट क्यों 1% है और 2% है? पहले आप अब तक 10 तक का था, अभी 1 तक का क्यों? क्या क्या क्या? मैं सर कुछ वो क्लियर रेट नहीं समझा। टीडीएस, सर टीडीएस डिडक्शन का रेट 1 तक का क्यों हुआ सर वर्क एक कॉन्ट्रैक्ट में? पहले 10% था और ये 1%। मेरे को हाँ एक बात बताऊं कि मैं आपको, वो जो इंटरेस्ट वगैरह रहता है ना, इनका अमाउंट हमेशा कम रहता है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे, उसको क्या 5,000 रुपए वगैरह देंगे क्या आप? नहीं, वो तो बड़े बड़े रकम की बात रहती है ना, लाखों की बात रहती है ना। कहीं भी छोटे मोटा काम रहता है कि ये, जैसे कैटरिंग करा रहे आप शादी में, क्या 2-4 हजार रुपए में कैटरिंग कराते क्या? कि 2-4-5-6 लाख की बात रहेंगी? यहाँ पे बात लाखों की होने वाली है, जबकि इंटरेस्ट में कुछ हजार की, कुछ 100 की बात है। इसके लिए वहां पे रेट ज्यादा है, यहाँ पे रेट कम है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बड़ा रहने वाला है। हाँ, बोलो आगे। और सर वो जो एकदम वो नीचे दिया है बेनिफिट ऑफ लोअर और नील टीडीएस, वो क्या है? ये हर जगह रहेगा बेटा, ये हर जगह हर सेक्शन में रहने वाला है। ये स्टैंड्स फॉर फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। अगर कोई व्यक्ति आपको सबमिट करता है, ऑफ कोर्स पेई अगर आपको पेयर को सबमिट करता है तो उसका आपको टीडीएस काटना नहीं है। ये कौन लोग है मालूम है कि 15G 15H देने वाले? सेक्शन 197 काय के लिए मालूम है क्या? ये गरीब लोग हैं, जिनका 2.5 लाख के नीचे इनकम है ना, उनका टीडीएस काटना नहीं है, क्योंकि उनकी कोई इनकम ही नहीं है, तो टैक्सेबल ही नहीं है। तो उनको ये जो पेमेंट आप दे रहे हो उनको इसके ऊपर भी टीडीएस काटना नहीं। इनफैक्ट गरीब लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी कुछ दूसरी इनकम नहीं है और ये भी इनकम 2.5 लाख के नीचे है, तो उनको कोई टैक्स लगने नहीं वाला है, कोई रिटर्न भरना नहीं है, तो उनका टीडीएस भी आप काटो मत। ऐसा सिंपल वो क्लॉज। समझे क्या? गरीब लोग 2.5 लाख के यस नीचे सर, जिनकी यस। इनकम है, 197 नंबर का, 197 में उन्होंने एक फॉर्म दे देना चाहिए पेयर को, तो पेयर उनका टीडीएस नहीं काटेगा। ओके, और बोलो। हाँ बोलो, और किसको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? 1% इंडिविजुअल एचएफ, अदर देन इंडिविजुअल एचएफ के लिए 2%। ओके, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अब इसमें आएंगे लिमिट। हाँ, नो डिडक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू मेड इफ द कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पेई वाइज। पेई वाइज मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग लिमिट रहेगी, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लिमिट रहेगी। डज नॉट एक्सीड 30,000। समझ में आ रहा है कि 30,000 के नीचे अगर आप सामने वाले को दे रहे, टीडीएस मत काटना। फर्दर टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, सो विल द अमाउंट
being credited or paid to the contractor subcontractor exceeds 30,000, क्या बोल रहे हैं? Tax will be required to be paid, to be deducted at source where the amount being credited or paid to the contractor subcontractor exceeds 30,000 in single payment or 1 lakh in aggregate during the financial year. क्या इसका मतलब है देखते हैं अपन लोग, एक एग्जांपल देखो, छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। आप एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको साल भर में ऐसा पेमेंट कर रही, ठीक है, एक तो है 12,000, ठीक है, दूसरा है 12,000, तीसरा है 12,000। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। आप एक कंपनी है, आप बी नाम के व्यक्ति को ऐसा पेमेंट कर रहे हो, एक है 36,000 और दूसरा है 4,000, ठीक है। आप एक कंपनी है, आप सी को पेमेंट कर रहे हो, कितना? 1,12,000 सिंगल शॉट, ठीक है। बताओ कंपनी ए टोटल कितना पेमेंट कर रही, मिस्टर सॉरी कंपनी कितना दे रही, ए को टोटल 36,000 रुपए दे रही है, लेकिन क्या कोई भी सिंगल पेमेंट, क्या कोई भी सिंगल पेमेंट, क्या कोई भी सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर है क्या? नो नो नो। तो टीडीएस आएगा क्या? नो टीडीएस। समझा क्या? एक तो सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर होना तो टीडीएस रहेगा, या फिर एग्रीगेट में 1 लाख के ऊपर पेमेंट जाना चाहिए। क्या यहाँ पे सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर है क्या? नहीं। क्या एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, तो टीडीएस नहीं है। चलो कंपनी दे रही बी को 36,000 और 4,000, क्या सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर है क्या? हाँ, तो टीडीएस लागू हो जाएगा। इस पे भी टीडीएस आएगा, इस पे भी टीडीएस आएगा। कंपनी सी, क्या सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर है क्या? हाँ, तो टीडीएस लागू रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर होगा तो टीडीएस, या फिर एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर जा रहा हूँ तो टीडीएस। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिख के रखो, सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर रहा तो टीडीएस, या फिर एग्रीगेट में 1 लाख के ऊपर जा रहा तो भी टीडीएस रहता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, किसको कोई डाउट ए बी सी में? चलो ठीक है। 36,000 हाँ बोलो। सर, वो 36,000 सिंगली एक्सीड करता है 30,000, तो 36,000 पे टीडीएस भरना, 36,000 का ही टीडीएस जाएगा, 4 और 5 वो भी। 36 पे भी टीडीएस, 4 पे भी टीडीएस, 40,000 पे टीडीएस रहेगा। शेयरी एक बार एक पेमेंट को टीडीएस लग गया ना 1 साल में, तो सभी पे टीडीएस लागू रहता है। फिर तो एक पेमेंट पे टीडीएस है, एक पे नहीं, ऐसा नहीं रहता। सर बोलो ज्ञान, क्या बोलना है? सर, ये जो लिमिट है ये भी पे वाइज है क्या? पे वाइज, हाँ, 30,000 व्यक्ति एक है ना। समझ में आ रहा? यहाँ पे जैसे बी को अगर 36,000 देते थे और सी को 4,000 देते थे, तो ज्ञान से बी का ही टीडीएस काटना पड़ता था, सी का टीडीएस काटना नहीं पड़ता था। पेई वाइज हर व्यक्ति के लिए 30,000 और 1 लाख का लिमिट है। सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर है तो टीडीएस, या फिर एग्रीगेट में अगर आप सामने वाले को 1 लाख के ऊपर दे रहे तो टीडीएस रहता है। ठीक है। No individual or HO shall be liable to deduct tax on the sum paid credited to the account of the contractor where such sum is stated or paid exclusively for the purpose of personal purpose. मैं मेरा खुद का घर बनवा रहा कॉन्ट्रैक्टर से, तो टीडीएस नहीं रहेगा। मैं मेरे घर में किसकी शादी है तो खुद के लिए कैटरिंग लगवा रहा, ये इसके लिए टीडीएस नहीं रहेगा। मैं खुद के यहाँ कुछ भी काम करवा रहा तो टीडीएस नहीं रहेगा। सब कुछ बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल थोड़ी देखते हो। ओके। In case of contractor in the business of flying, hiring and leasing good carriages, उनको भी टीडीएस नहीं रहेगा। मतलब जिसका ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है उनको टीडीएस नहीं रहेगा। क्या कंडीशन दी है भी देखो,
No deduction on payment to a contractor during the course of business of flying, hiring और लीजिंग गुड कैरेजेस. फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड कैरेजेस मतलब जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी रहती है. इफ ही फर्निशेस पैन टू डायरेक्टर एंड ओन्स 10 और लेस गुड कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस, मतलब 10 से कम ट्रक होना उसके पास, ट्रक्स लेस देन 10 या फिर इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होना, और सामने डिडक्टर को अगर उसने पैन बता दिया तो उसका टीडीएस डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा. 10 से ज्यादा ट्रक है या फिर पैन नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. पैन ही नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. पैन ही नहीं दिया सामने वाले ने तो टीडीएस तो डिडक्ट करना पड़ेगा 20% से. समझ में आ रहा क्या? The deduction of income tax will be made from the sum paid for carrying out any work or supplying labor for carrying out any work. In other words, this section will not apply, will apply only in relation to works contract and labor contract. It will not cover contract for sale of goods. मतलब कंसाइनर कंसाइनी है या फिर किसी को आपने ठेका दे दिया माल बेच के दो, या फिर आप किसी से कुछ खरीद ही रहे डायरेक्टली, तो वहां पे ये लागू नहीं होने वाला है. जैसे आपको मैंने बोला कि रेमंड से जाके आपने शर्ट लेके आए खरीद के, वहां पे ये रेमंड वाले को एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सेल हो रहा है. समझ में आ रहा क्या? ओके ठीक है. मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट भी आता, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग. जैसे वॉल्ट डिज्नी के लिए कलर्स वाले यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बना के दे रहे उनके हिसाब से, ठीक है, तो ये भी किसी के हिसाब से आप कुछ प्रोग्राम बना रहे, कुछ चीजें बना रहे, तो भी ये सब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. कैरेज ऑफ गुड्स, कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर by using the material purchased from such customer or its associate, being a person placed similarly in relation to such customer as is the person placed in relation to the SSC under the provisions of section 48(2)B. 48(2)B के हिसाब से है. ठीक है, ये तो अपन लोग देखेंगे ये वाला पॉइंट बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, वो बाद में देखते हैं. लेकिन पहले मेरे को एक बात बताओ कि इसमें कोई डाउट है क्या? 194C में किसी को कोई डाउट है? छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेंगी लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सेक्शन समझा क्या? सेक्शन समझाऊंगा तो अपन इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. बेसिक ऐसा है कि सेक्शन समझा गया. देने वाला कौन रह सकता है? कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट अनऑडिटेड इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ है. लेने वाला कौन रह सकता है? कोई भी आरओआर व्यक्ति. ठीक है, अब बात ऐसी है इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%. ठीक है, अब इसके अंदर ट्रक्स वालों को क्या क्वेश्चन आ जाता है? यहाँ पे जो लोग ट्रक्स के व्यवसाय में ट्रक्स के ऊपर माल पहुंचा देते, 10 से कम या फिर 10 ट्रक है तो उनका डीडीएस काटना नहीं अगर उन्होंने पैन नंबर दे दिया. ठीक है, 10 से कम ट्रक है लेकिन उन्होंने पैन नंबर नहीं दिया तो उनको 20% का टीडीएस काटना पड़ेगा. 10 से ज्यादा नंबर है तो 10 से ज्यादा नंबर में ट्रक से उनके पास में तो उनका टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई सहूलत नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? बोलो मेरे को. हाँ ठीक है, बोलो किसको कोई डाउट है क्या? जल्दी जल्दी बोलो तो अपन आगे बढ़ते. किसको कोई डाउट 194C में? बोलो जल्दी तो मैं आगे बढ़ता, नहीं तो मैं रुकना है. हाँ सोचो और फिर बताओ. सोच लो, देख लो सेक्शन और फिर मुझे बताओ. लेट मी नो. बोलो जल्दी, मैं रुका हूं आप लोगों के लिए. समझा सर. बाकी लोग, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, जिसको नहीं समझा प्लीज लेट मी नो. जब तक बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, कुछ भी बोलेंगे नहीं तो सबको समझेगा भी नहीं. आप किसकी एक क्वेरी रहती लेकिन उसके अंदर 10 लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते. चलो एक क्वेश्चन देता आप लोगों को, उसके बिना मुझे समझेगा नहीं आपको कैसे. ठीक है, एबीसी नाम की एक कंपनी, हाँ सॉरी ठीक है,
मैं क्या बोल रहा था, एबीसी नाम की एक कंपनी है, उसके यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्टर्स है, एक है कॉन्ट्रैक्टर ए, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर बी और तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर सी। 3 कॉन्ट्रैक्टर उनके यहाँ, ठीक है, ए बी और सी। ए को उन्होंने कैसा पेमेंट किया मालूम है क्या? एक को उन्होंने ऐसा पेमेंट किया, एक पेमेंट किया 28,000 का और दूसरा पेमेंट किया उन्होंने 28,000। ओके। बी को उन्होंने कैसा पेमेंट किया मालूम है क्या? बी को उन्होंने पेमेंट किया, एक करा 4,000 का और दूसरा किया 96,000। सी को उन्होंने क्या करा मालूम है? 10-10 हजार के पेमेंट करे। कितने बार? 5 टाइम्स। 10-10 हजार के 5 टाइम्स पेमेंट करे। हाँ बोलो, अब कहाँ कहाँ एबीसी के अंदर कंपनी एबीसी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? ए कॉन्ट्रैक्टर, बी कॉन्ट्रैक्टर, सी कॉन्ट्रैक्टर। बोलो, कौन बोलेगा? चलो कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ ठीक है, चलो पहले अपन लोग पूछते सानिका देशमुख। हाँ सानिका देशमुख, ए के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा कि एबीसी कंपनी को? बता सानिका। नहीं सर। नहीं, क्यों क्यों? सर वो 30,000 से कम है। वेरी गुड वेरी गुड, 30,000 के कम है, टीडीएस डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा। चलो समझ गया। सुकृता, सुकृता बोलो तो बी के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? सर 96,000 पे करना पड़ेगा सर, 4,000 पे नहीं। वेरी गुड, बराबर है। यहाँ पे 30,000 के नीचे सिंगल पेमेंट है, ये सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर है, तो सिर्फ 96,000 के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 4,000 पे अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुशांत, सी में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? नो सर। क्यों रे बेटा? सर वो 30,000 से नीचे है और एग्रीगेट भी 1 लाख के ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा सुशांत, एक मेरा क्वेश्चन है, ये 10 रहता रहा तो? 10 फिर भी नहीं करना पड़ता सर। वेरी गुड वेरी गुड। ये 11 रहता रहा तो? फिर करना पड़ेगा। वेरी गुड, 11 रहता तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर हाँ बोलो। सर वो बी जो एग्जांपल है ना, उसमें तो एक बार आपने बोला था पिछली बार कि एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो हमेशा टीडीएस भरना पड़ता। अरे तो 4,000 जब दिया, जब मेरे को मालूम था कि 96,000 का इसका पेमेंट होने वाला है करके? नहीं। अगर आपको मालूम है पहले, अगर आपको मालूम है कि आप 96,000 का पेमेंट करने वाले हैं, फिर पहले 4 पे काट लो। लेकिन जब मैंने 4 का दिया तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि मालूम नहीं था कि अगला पेमेंट 96 का आने वाला है। समझ में आ रहा? तो मुझे सिर्फ 96 के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। जो पहले दे दिया उस पर क्या आप काटते क्या देने के बाद में? टीडीएस कब काटना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, व्हिचएवर इज अर्लियर। पे भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, आपका क्या टीडीएस आया? अभी कितना पे किया? 96,000। 96,000 पे रहेगा। समझे क्या? यस सर। अगर सर आपको एक और पहले बार ही मालूम बोलो है, ना। अगर आपको पहले ही मालूम है कि आप ऐसा पेमेंट करने वाले हैं, तो आप बराबर उस हिसाब से अरेंजमेंट करके रखना। हाँ बोलो अंजलि। एक और बार बोलो बोल रही थी। बी वाला या सी वाला? बी वाला। ओके देखो, बी के अंदर कैसा हो रहा है देखो, पहले हम 4,000 दे रहे, देखो 4 हर बार कैसा करना पड़ता है आपको? देखना पड़ता है 30,000 सिंगल पेमेंट, 1 लाख इन एग्रीगेट पेमेंट। समझ में आ रहा है ना? 30,000 सिंगल पेमेंट, 1 लाख का एग्रीगेट पेमेंट। क्या 30 के ऊपर है? नहीं। क्या 1 के ऊपर चलेगा क्या? नहीं, तो टीडीएस नहीं। दूसरे इसमें 96,000 आ गया, अब 96,000 30 के ऊपर है क्या? हाँ, तो अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, भले ही टोटल पेमेंट इज नॉट अबाउट 1 लाख। तो जितना अमाउंट दिया है उसके ऊपर काटना पड़ेगा। 4,000 पे क्यों नहीं किए? 4,000 पे इसलिए नहीं किए क्योंकि 4,000 30,000 के नीचे है, और एग्रीगेट में जब मुझे पता नहीं था कि मैं 1 लाख के ऊपर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और अगला पेमेंट 30 के ऊपर होगा या नहीं होगा, ये मुझे पता नहीं था। एज सिंपल एज दैट। मुझे अगर पता रहता था कि मैं 96 का बाद में देने वाला हूं, तो मैं टीडीएस के बारे में सोचता था। मतलब अगर 96,000 के बाद में के जितने भी रहेंगे सुनो, उन पे सब पे टीडीएस करना पड़ेगा? सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट।
थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं ना आपको और थोड़ा सा, चलो और थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं अभी, देखते कितना समझा। तो चलो, पहले दिया 28,000, ठीक है, बाद में दिया 3,000, ठीक है, 31, बाद में दिया 16, यहाँ लिख रहा 69,000। चलो बताओ अब कैसे करेंगे, अंजलि बोलो, अब आप बोलो तो। 69,000 ऊपर नहीं गया पहले नहीं, और ऐसा नहीं है, 30,000 ऐसा कि आखिरी स्टेज में तो भी चल जाएंगे, पहले स्टेज में तो आप पहले, हाँ, 28,000 पे टीडीएस है कि 28 नहीं? नहीं चलो 3,000 पे टीडीएस है कि नहीं? नहीं ठीक है, हाँ आपने नहीं बोला, हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी तक के, आप ही नहीं बोलते जा रहे। आप क्यों नहीं बोल रहे उसका कारण बोलो तो। 30,000 के नीचे अमाउंट, हाँ बराबर क्योंकि 30, अमाउंट 30,000 के नीचे है। हाँ बराबर, और फिर 69 में बोलो। हाँ, क्योंकि अमाउंट 30,000 के ऊपर है तो तो टीडीएस नहीं है, करेंगे टीडीएस टीडीएस है करना पड़ेगा, कितने के ऊपर करेंगे? 69 पे। हाँ 69 के ऊपर। एक बार प्रोविजन को ध्यान से पढ़ो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। ऐसा कहीं बोलते क्या पेमेंट होने के बाद में काटो करके? आपका ऐसा छूट गया नहीं क्या? मतलब देखो आपको ऐसा लग रहा क्या कि सर हम भूल गए काटना, अब काट लेते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं रे बेटा, वहां पे काटना ही नहीं था। भूल थोड़ी गए अपन के प्रायर पीरियड आइटम है कि पिस्टरी भूल सुधार रहे भी नहीं था ना, जब काय को बेचारे को काट रहे उसका टीडीएस नहीं था, नहीं था, अभी हुआ है तो अब काट। और ये इसके आगे सब पे डिडक्ट इसके आगे हाँ इसके हाँ आगे अब सब पे टीडीएस लागू होगा। जबरदस्ती बेचारे को 3,000 देते हैं, उसमें से भी आप पैसा काट लेते, 30 रुपया उसका, नहीं है तो नहीं है ना, ठीक है क्या? चलो यस सर। एक बार सर गलती से, हाँ बोलो, आप ही थे, बोलो। सर वो 69,000 है ना, उसका हाँ 70,000 कीजिए ना। 70,000, 1,000 तो आप देंगे क्या? 1,000 रुपए हाँ आपसे सर ले लेंगे, चलो ठीक। सर वो एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज्यादा जा रहा। यस, ग्रेट क्वेश्चन। 28 और 3 हो गया, 31, 31 और 70 हो गया, अब वो 1,01,000 हो गया। कहानी में डबल से एक ट्विस्ट आ गया। 1,01,000 के ऊपर कितना होता है 1% इसका बताओ तो? 1010। अब आपको पूरे अमाउंट के ऊपर से एडजस्ट करके 1,01,000 के ऊपर 1,010 रुपए का टीडीएस काटना पड़ेगा, जिसमें से पहले जो कट गया वो कट गया, बचेवा जो आगे है उसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये भी सब चीजें अब इसमें कैच में आ गई हुई है, समझे क्या? यस सर। सर वो 70,000 जो पे करेगा उसमें से टीडीएस काटेगा ना? हाँ उसमें से एडजस्ट करो 1,000 रुपए, हाँ वही समझ। 700 अभी के शेयर, 700 अभी के और 310 पहले वाले के, यस सर। समझे क्या? ऐसा क्यों हो रहा है, ये गेम क्यों हो रहा यस है? सर। ये गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि 1,00,000 के ऊपर सामने में चले, समझ में आ रहा क्या? 1,00,000 के ऊपर सामने में चले गया। सर फिर आप तो बोले 30 के नीचे है, 30 के नीचे है, 30 के नीचे है। अरे बाबा 30 के नीचे सिंगल पेमेंट और 1,00,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, इसमें से छूट गया वो अंजलि भक्कड़, अंजलि भक्कड़ 28 और यस सर 30 ये इसमें से छूट गया। 30,000 इन्हें सिंगल पेमेंट नहीं है, लेकिन इसमें पकड़े गए ना साक्षी सिसोदिया वो, यस सर। समझ में आ रहा है क्या? कोई चीज इसमें से छूट गई लेकिन इसमें अटक गई ना। सर फिर इसके पहले क्यों नहीं अटक रही थी वो? क्योंकि मैंने 1,000 रुपए जानबूझ के कम रखे थे ना, तो इसमें वो अटकी नहीं थी। अब शेयर 1,000 रुपए दे रहा तो वो 1,000 के कारण वो 1,00,000 के ऊपर चले गया, तो वो अटक गया, अटक गया तो फिर हम भी अटकेंगे, सबको लेके डूबेंगे, सबके ऊपर फिर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट?
समझ में आ रहा है क्या? चलो अब ये वाला पॉइंट क्या बोलता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता। आप एक टेलर के यहाँ गए, टेलर के यहाँ पे कपड़े भी थे, अलग अलग तरीके के कपड़े थे ना, शर्ट पीस थे, पैंट पीस थे। आपने बोला सर ये 500 रुपए का पैंट पीस दे दो हमको, ये हमको हमारे हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा सिल के ऐसा ऐसा तैयार दे दो। फिर अब जो टेलर था उसने बिल बनाया, बोले 500 रुपए का पैंट पीस और 50 रुपए की स्टिचिंग चार्जेस, टोटल बिल बनाया उसने 550 रुपए का। समझ में आ रहा है कि टोटल बिल बना आपका 550 रुपए का। तो ये सेक्शन क्या बोलता मालूम है क्या, कि जितना मटेरियल का वैल्यू है, जितने का आपने गुड्स खरीदे उसके ऊपर टीडीएस कौन नहीं लगता है। जितने के गुड्स है इनवॉइस में, जितने के गुड्स सेपरेटली मेंशन्ड है उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगता, जितना सिर्फ सर्विस चार्जेस है उसके ऊपर ही लगेगा, क्योंकि काम के पैसे तो 85 रुपए है ना, काम के पैसे 85 रुपए है। ठीक है, चलो कितने बजे है अगला लेक्चर बताओ? 7 बजे। ओके ठीक है, तो ये 194 सी था। 194 डी देख लेते हैं फटाक से, छोटा सा ये इंश्योरेंस कमीशन। एनी इंश्योरेंस कंपनी पेइंग एनी इंश्योरेंस कमीशन। मेरे को एक बात बताओ, इंश्योरेंस कमीशन किसको मिलता? बंसी कड़ी इंश्योरेंस कमीशन किसको मिलता है आपको बताऊंगा। बंसी कड़ी इंश्योरेंस इंश्योरेंस कौन? एजेंट। हाँ, अरे एजेंट लोग जो रहते नहीं क्या, जो आपकी एलआईसी की पॉलिसी निकाल देते, सर वो पॉलिसी हमारी फुकट में निकालते क्या? अरे नहीं, उनको एलआईसी जो कंपनी है वो एजेंट को क्या देती है? कमीशन देती है, और एजेंट आपको पॉलिसी बना बना के देते हैं। ये तो स्ट्रक्चर सभी लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, कि एलआईसी एजेंट आप लोगों को एलआईसी की पॉलिसी दे देते, और वो पॉलिसी फिर वो प्रीमियम एलआईसी के खाते में चल जाता, और वो प्रीमियम के अगेंस्ट एलआईसी वाली कंपनी एलआईसी एजेंट को कमीशन देती है। एनी इंश्योरेंस कंपनी पेइंग एनी इंश्योरेंस कमीशन टू रेसिडेंट एसएससी, मतलब एजेंट ही रहते हैं ऑफ कोर्स। अगर वो कमीशन 15,000 के ऊपर अगर है, अगर वो कमीशन 15,000 के ऊपर है तो 5% करना पड़ेगा। इफ रेसिपिएंट इज रेसिडेंट अदर देन कंपनी, और रेसिडेंट कंपनी अगर है तो 10% रहेगा। अदर देन कंपनी है तो 5% है टीडीएस का रेट, और कंपनी है तो 10% है टीडीएस का रेट। एलआईसी कंपनी एजेंट को कमीशन दे रही है फॉर सिक्योरिंग द एलआईसी पॉलिसीज। 15,000 के ऊपर अगर कमीशन है तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करके देना पड़ेगा। हाँ, एक कंपनी है जिसका नाम है एलआईसी, ठीक है। चलो, उसके 3 एजेंट है, ए सी एफ। ए को जो कमीशन दे रहे, सी को जो दे रहे, एफ को जारी कमीशन 5,000 रुपीज, एफ को कमीशन जारी 5,000 रुपीज, सी को कमीशन जारी 70,000 रुपीज, और ए को कमीशन जारी 16,000 रुपीज। बताओ ए केस में टीडीएस रहेगा क्या? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तेजस गांधी बोलो तो। एक ही इसमें रहेगा सर। कितना रहेगा? 10%, ओ 16,000 का। 5% इफ द रेसिडेंट इफ द रेसिडेंट इज 5% अदर देन yes, sir. कंपनी। 5% कितना होता है इसका? 5%, 8,000। 8,000? 16,000 का 5% 800, 800, 800। हाँ हाँ, सी का कितना रहेगा बताओ? 5%, 3,500। 350। अरे 3,500, 3,500, हाँ सर वही। हाँ, और इसका नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा टीडीएस, क्योंकि कमीशन 15,000 के नीचे। अच्छा तेजस, यहाँ पे 5,000 के बदले 15,000 रहता था, तो बताओ टीडीएस कितना रहता था? 9 रहता था। यस, वेरी गुड। नहीं करते थे, डज नॉट एक्सीड। उसमें दिया है डज नॉट एक्सीड। ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एसएससी को पैसा देती है, जिसने पॉलिसी निकाली हुई है, जैसे 5 साल की पॉलिसी, तो 5 साल होने के बाद में उसको उसका मैच्योरिटी का प्रोसीड्स वापस मिलता है। अब वो मैच्योरिटी का प्रोसीड्स अगर 1 लाख के तक है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं है। 1 लाख के ऊपर है तो उसके ऊपर अगेन 5% टीडीएस रहता है। तो ऊपर वाला सेक्शन था कमीशन एजेंट के लिए थे,
और नीचे के लिए, नीचे वाला सेक्शन किसके लिए है? पॉलिसी होल्डर के लिए। समझ में आ रहा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत सफिशिएंट हो गया। इतना सब पढ़ो, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने का है और फिर अपन लोग कल मिलते हैं। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।